10 वर्षों से नगर निगम जगदलपुर में कांग्रेस की सरकार है और 10 वर्षों से उसके सफाई के नाम पे उसका जिस प्रकार से कांग्रेस ने दोहन किया, शोषण किया, भ्रष्टाचार किया, वो मतलब हर व्यक्ति के ज़बान में है। अमृत मिशन जब चालू हुआ तब से लेकर आज तक कांग्रेस की सरकार वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले तक रही। इन्होंने राजनीतिक कारणों से कि मोदी जी की जय जय हो जाएगी, अमृत मिशन को पूरा होने नहीं दिया। तो नगर निगम में काम करने को बहुत कुछ है। जगदलपुर शहर को स्वच्छ जगदलपुर, स्वस्थ जगदलपुर और सुंदर जगदलपुर, विकसित जगदलपुर के रूप में कल्पना करके हम आगे काम करेंगे। आज के हमार कहानी के जिन किरदार है, जब वो चुनाव लड़त रही है तो ओकर प्रचार बर विदेश से ओकर मित्र मना रही से, यहाँ तक कि वोट डाले बर भी विदेश से लोगन मना रही से। एकर से आप ओकर लोकप्रियता के अंदाजा लगा सकते हो। चुनाव तो जीती है और जीत ही काबर नहीं, अतका लोकप्रिय रही से जनता भी ओकर पक्ष में रही से। और चुनाव जीते के एक कारण रही से कि 4 बार ले पार्षद रही से, 2 बार नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रही से और जनता के आवाज़ ला, मुद्दा ला लगातार उठात रही हैं। एबीवीपी के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करी थे, सत्ता और संगठन में समान रूप से सक्रिय भागीदारी निभा है। जय जोहार, मोर नाम है अंशुमान शर्मा। अब आपन देखा तो स्वराज एक्सप्रेस। अतका भूमिका बना के जिन कहानी के मैं किरदार के बारे में चर्चा करते रहे हूँ, ओखर नाम है संजय पांडे। संजय पांडे जी जगदलपुर के नवा महापौर है और हमार आज के पहुना है। संजय जी जय जोहार आपसे। जय जोहार। संजय जी, मैं आपके निगम के लंबा अनुभव है ओखर बारे में चर्चा करहूँ मैं। हाँ, ओखर पहली थोड़ा सा व्यक्तिगत मैं जान भी लेता हूँ कि आप जिन राजनीति की शुरुआत करें वो एबीवीपी से करे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आपकी जुड़ाव कैसे हुई? देखिए, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो उसी समय हमारे संगठन मंत्री सनत महाजन जी हुआ करते थे, वो घर आया करते थे और उनसे लगातार संपर्क होने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। उससे पहले संघ का स्वयंसेवक था और हमारे विभाग संगठन मंत्री सनत महाजन के थ्रू 1989 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हुआ। जी जी, तो आपका मतलब संघ में जो आरएसएस से जुड़ा उससे पहले से रहा है? हाँ, संघ में तो मैं जब 12 साल की उम्र का था तभी हमारे मोहल्ले में एक शाखा लगती थी, तो वहाँ आना जाना होता था। तो संघ शुरू से ही रहा, उसके बाद फिर गैप हुआ कुछ समय का और कॉलेज में गया। कॉलेज में से आने के बाद फिर पॉलिटेक्निक किया, मैं माइनिंग इंजीनियरिंग किया। उसके बाद आया तो उसके बाद फिर संघ मतलब एबीवीपी से जुड़ाव बढ़ा। जी जी जी, तो आपके आप परिवार की आपकी पृष्ठभूमि क्या रही? राजनीतिक रही कि सिर्फ आप ही बस राजनीति में आए हैं? देखिए, मेरी पृष्ठभूमि जो मेरे पिताजी सर्विस में रहे, माँ मेरी गृहिणी रही हैं, तो हमारा कोई भी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं रहा है और ना कोई भाई या कोई बहन कोई राजनीतिक फील्ड में है। मैं छात्र आंदोलन में सहयोग हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कारण और एक प्रकार से फिर समाज क्षेत्र में एक दायरा बढ़ता चला गया और उसी के कारण संभवतः राजनीति में मेरा आगमन हुआ। जी जी, आपके भाई लोग तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, शायद बड़े बड़े पोस्ट में बैठे हुए हैं। आपके पास रुझान राजनीति की तरफ हो गया? हाँ, मेरे भाई लोग सब अपने अपने काम में मल्टीनेशनल कंपनी में कोई डायरेक्टर हैं, कोई बड़े पदों में हैं और वैसे तो मैं भी इंजीनियरिंग किया, स्नातक भी हुआ, लेकिन जनता का सेवक बन के फिर पार्षद का चुनाव लड़ा और इस प्रकार से राजनीति में सक्रिय हुआ। अच्छा, जब आप राजनीति में आ रहे थे संजय जी, तो आप ऐसा कोई आपका कोई होता ना, का आदर्श रोल मॉडल होता है कि जिनको देख के आपको लगता है कि मैं हाँ इस तरह से मैं काम करूँगा या ऐसा मैं बनूँगा, तो आपके आदर्श कौन रहे हैं राजनीति में भी और व्यक्तिगत जीवन में भी? देखिए, मैं जब युवा था तो मुझे एक प्रकार से मैं जब स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ता था तो उनसे बहुत प्रभावित रहता था। स्वामी विवेकानंद जी का जो भाषण है, जो उन्होंने जो लिखा है, खासकर शिकागो का जो उनका भाषण है और उसके मतलब इसके अलावा भी जो भी उन्होंने कहा है वो सबको पढ़ के मैं उनसे बहुत प्रेरित रहा हूँ। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मेरा देखा जाए तो एक प्रकार से व्यक्तिगत मेरा मतलब विकास भी हुआ और एक विचारधारा मेरे को राष्ट्र के प्रति मिली और उससे मतलब उस विचारधारा से आगे बढ़ते हुए फिर अटल जी हमारे समय के सर्वमान्य नेता थे। अटल जी भी हमारे बहुत वो रहे, लालकृष्ण आडवाणी जी भी थे और इस प्रकार उनको देखते हुए राजनीति में आने का ख्याल आया। तो एबीवीपी में लगातार 20 वर्षों तक काम करने के बाद फिर 2004 में भारतीय जनता पार्टी को फिर ज्वाइन किया।
जी, जी। अच्छा, आप जब राजनीति में आए तो देश में जो अलग-अलग आंदोलन हो रहे थे उसमें भी सक्रिय रूप से आप शामिल थे। जैसे अब कश्मीर में लाल चौक में जब तिरंगा फहराना था तो आप वहाँ जा रहे थे, उस यात्रा में आप शायद उधमपुर में आपको गिरफ्तार किया गया, या राष्ट्रव्यापी 3 बीघा जो आंदोलन हुआ था जलपाईगुड़ी में भी आप गिरफ्तार हुए थे। तो ये जो आंदोलन को लेके आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए, दोनों आंदोलन राष्ट्रव्यापी थे और दोनों आंदोलन के माध्यम से राष्ट्र को ये बताना आवश्यक था कि किस प्रकार से कश्मीर में अलगाववादी तत्व हावी हो गए हैं और भारत सरकार किस प्रकार से लोगों से वहाँ वो जो सच था उसको छुपा रही है। तो इसी प्रकार से मतलब तिरंगा फहराने के लिए जो सबसे बड़ा आंदोलन था वो छात्र राजनीति में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ही शुरू किया था। तिरंगा चौक जो कश्मीर का है वहाँ पे तिरंगा फहराने के लिए हम सारे देश भर से युवा जो छात्र थे वो सब इकट्ठा हुए। उधमपुर में हमारी यात्रा को रोका गया और वहाँ पे हमारे लोग की गिरफ्तारी भी हुई। उसी प्रकार से 3 बीघा जो आंदोलन, जो बांग्लादेश को जो 3 बीघा क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र दिया जा रहा था, तो हमारा जो एक कॉन्सेप्ट है कि भारत जो है वो माता है, भारत हमारी माता है, उसको अंग विच्छेद कैसे हो सकता है, उसका कोई पार्ट कैसे किसी को दिया जा सकता है। तो उस नाते भी ये भी बड़ा देशव्यापी आंदोलन था। इस माध्यम से लोगों में भारत की जनता, जो अपने देश की जनता है, उसमें एक विषय गया कि ये किस प्रकार से राजनीतिक लोग अपने इच्छा, उन अच्छे बुरे इच्छा के लिए इस प्रकार से देश को तोड़ रहे हैं। वहाँ पे भी हम लोग की गिरफ्तारी जलपाईगुड़ी से थोड़ा दूर आगे जाकर रेलवे स्टेशन पे हुई। तो मैं एक प्रकार से राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर जेल भी जाना पड़ा। अच्छा, लगातार आप आंदोलन के बारे में बता रहे थे, इसमें आप स्टूडेंट उसमें इलेक्शन में भी रहे हैं, एबीवीपी में रहे हैं, तब की स्टूडेंट पॉलिटिक्स और अब की जो राजनीति हो रही है छात्रों की, उसको अब उसमें कितना अंतर पाते हैं? क्या उसमें गुणात्मक सुधार हुआ है या उसमें थोड़ा सी कमी आई हैं? कैसे आंकते हैं इसको? देखिए, मैं एबीवीपी की पॉलिटिक्स जो है, एक्चुअल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजनीति से अलिप्त रह के काम करता है। वो लोग जरूर उसको भारतीय जनता पार्टी का अंग कहते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी एबीवीपी आंदोलन करता है। जो वैचारिक लड़ाई है, अगर एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी की किसी विषय में मतभेद होता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी आंदोलन किया है। राष्ट्र प्रथम उस बात को ध्यान में रख के, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई ट्रेड यूनियन जैसा संगठन नहीं है। मतलब वहाँ पे शिक्षाविद हैं, वहाँ पे विद्यार्थी हैं और वहाँ पे शिक्षक हैं। ऐसे मिला के तीनों का हित, मतलब तीनों का जब लक्ष्य एक है, सभी उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो राष्ट्र हित में काम होते हैं उस बात को ध्यान में रख कर निर्णय किया जाता है। तो अभाविप तो लगातार अपने कार्य को बढ़ाता जा रहा है। देश में आज सर्वव्यापी है, सभी जगह में अब अभाविप की शाखाएँ हैं। तो मुझे लगता है कि लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने कार्यों में सुधार करता जा रहा है। बल्कि मैं अन्य जो राजनीतिक संगठन हैं उनके जो घटक हैं, जो राजनीति में, छात्र राजनीति में हैं, उनके क्रियाकलापों से ये महसूस करता हूं कि उनमें लगातार निरंतर गिरता जा रहा है उनका ग्राफ, और नैतिक रूप से भी और आंदोलनात्मक रूप से भी उनकी जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। अच्छा, आप पार्षद की बात कर रहे थे उस समय की, पहला जो पार्षद का चुनाव लड़ा, मतलब कैसे आप इसमें आए कि निगम की राजनीति में कैसे आपको एंट्री हुई? देखिए, जगदलपुर नगर निगम 2001 में अटल जी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश बनाया, तो 2001 में जगदलपुर नगर निगम भी बना। परिसीमन हुआ। हमारा जो वार्ड था जहाँ पे मैं रहता था, एक्चुअल में वो गांव था, हाट कचौरा मतलब ग्राम पंचायत था। वो शहर के सेंटर में होने के बाद भी कुछ इस प्रकार की रचना थी कि वो ग्रामीण क्षेत्र में माना जाता था, और उसके बाद का जो एरिया था वो नगर पालिका में था। नगर निगम बनने के बाद वो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, वो नगर निगम में शामिल हुआ। तो मेरे मित्रों ने सलाह दिया कि मेरे को राजनीति में आना चाहिए। मैं अपने धंधे में लगा हुआ था, बिजनेस करता था और अच्छा काम कर रहा था बिजनेस में भी, लेकिन फिर लोगों के सलाह से और चूँकि अभावी मैं काम करता रहा हूँ तो एक रुझान भी मेरा राजनीति के प्रति रहा। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सन 2004 में फिर भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेके, जहाँ पे मैं निवास करता था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड बन गया था, हाट कुचरा पंचायत, वहाँ से फिर चुनाव लड़ा। तो 4 बार से आप लगातार पार्षद रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे। कट टू अब जब महापौर का चुनाव हो रहा था, जैसे कि मैं अपने इंट्रो में भी बता रहा था, जो भूमिका में बता रहा था, आपके मित्र लोग विदेश से आए थे प्रचार करने के लिए, आपके 1-2 लोग वोट डालने के लिए भी विदेश से आए थे। हाँ, जब मैं महापौर का चुनाव लड़ा, देखिए 2004 से लगातार
2 बार हम पक्ष में थे, 2 बार प्रतिपक्ष में थे। 2 बार पक्ष में थे तो मेरिन काउंसिल में लोक कर्म विभाग की जवाबदारी रही, और 2 बार जब प्रतिपक्ष में रहा तो दोनों बार नेता प्रतिपक्ष पार्टी ने मुझे बनाया। इस चुनाव में जब पार्टी ने देखा 4 बार से मतलब पार्टी ने भरोसा किया और एक बड़े पद में आखिर अपना टिकट प्रदान किया, तो मेरे दोस्त भी जो बाहर पढ़ रहे थे, मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाइयों के दोस्त, बल्कि मेरी लड़की की भी एक सहेली जो जापान में सर्विस कर रही थी, वो भी जगदलपुर आई चुनाव प्रचार के लिए। इसी प्रकार से इंग्लैंड से, जर्मनी से, कनाडा से मेरे मित्र लोग आए और मेरे छोटे भाई के मित्र लोग भी आए। उन्होंने प्रचार भी किया और वोट भी किया। अच्छा, इसके पहले आप नेता प्रतिपक्ष थे, वहाँ पे कांग्रेस के महापौर थी, आप लगातार मुद्दों को उठाते रहे हैं। अब चूंकि जो उस समय की जो महापौर बीजेपी में शामिल हो गए, कांग्रेस जो है वो मोर्चा खोल के बैठी भ्रष्टाचार को लेके, सफीरा साहू के खिलाफ। इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा तो नहीं कि आरोप प्रत्यारोप ही चलता रहेगा और जो असली चीज़ें वो कहीं दब के ना रह जाए? कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, व्यक्ति के ऊपर नहीं जाके हम दल पे जाते हैं। सफीरा साहू जी आज भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उस समय कांग्रेस की मेयर हुआ करती थी। आंदोलन जो थे मेयर के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हुए, और तब तक 4.5 साल तक कांग्रेस के जो नेता आज उनको बुरा कह रहे हैं, वो उनका चरण चुंबन किया करते थे। एक प्रकार से बहुत आंदोलन हमने किया, परंतु भारतीय जनता पार्टी के में आने के बाद वो एकाएक जो उनके लिए हमेशा पाक थी वो नापाक हो गई। 1 साल से हम उनके साथ में रह रहे हैं, उनको नज़दीक से जानने का अवसर भी मिला, तो मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से वो बिल्कुल ठीक थी। कांग्रेस पार्टी के विचार के जो दलदल में वो पढ़कर जिस प्रकार से काम कर रही थी, उसी से मतलब परेशान होकर कांग्रेस की जो देशव्यापी जो देश विरोधी कृत्य हैं, वो उनका जिला संगठन जिस प्रकार से तानाशाही और उनको भ्रष्टाचार के लिए लगातार प्रेशर बना रहा था, वो सबको देखते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। जी। दलपत सागर के मैं बारे में बात करना चाहूँगा संजय जी। एक ऐतिहासिक धरोहर है दलपत सागर, और जब से जगदलपुर जब पालिका बना तब से उसके सौंदर्य को लेके, उसके साफ सफाई को लेके हमेशा चर्चा होती रहती है। आप शपथ लेने जा रहे थे, उसके पहले भी आप नाव से मंदिर दर्शन करने गए थे दलपत सागर में, लेकिन अभी भी उसका काम जो है, वहाँ के सौंदर्यीकरण का काम या उनकी साफ सफाई का काम पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो आप इसे कब तक पूरा करने के देखते हैं इसको आप? देखिए, बड़ा चुनौती है नगर निगम जगदलपुर के लिए दलपत सागर को साफ करना। लेकिन फिर भी आपको बता दूं अंशुमन भैया कि जब राजा दलपत देव ने उस तालाब को बनाया, उसके बाद सैकड़ों साल के बाद भी कभी उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर पहली बार उसकी किसी ने सुध ली तो उस समय के हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हुआ करते थे संतोष बाफना जी, उन्होंने उसका ध्यान दिया। वहाँ पे उन्होंने कुछ निर्माण कार्य भी कराए और मतलब उस क्षेत्र को लोगों के विचरण करने लायक बनाया, लोग वहाँ पे जाने लगे। उसके बाद फिर अभी जो हमारे विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो महापौर बने, उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया, बंड उंड का निर्माण किया। 10 वर्षों से नगर निगम जगदलपुर में कांग्रेस की सरकार है और 10 वर्षों से उसके सफाई के नाम पे उसका जिस प्रकार से कांग्रेस ने दोहन किया, शोषण किया, भ्रष्टाचार किया, वो मतलब हर व्यक्ति के जबान में है। और एक नेता प्रतिपक्ष मैं उसको लगातार उठाता भी रहा हूँ, लेकिन वो ताराज आज इतना बराबर मतलब एक प्रकार से खत्म हो गया है, जलकुंभी से पटकर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। हमारे लिए भी वो चैलेंज है, परंतु देश में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार और स्थानीय स्तर पर भी हम लोग चुन के आ गए हैं, तो तीनों के समन्वय से उसको हम जनता के उपयोग के लायक ठीक से कर पाएंगे। पूरी निष्ठा से और पूरे लगन के साथ काम करके दलपत सागर को निश्चित रूप से ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो ट्रिपल इंजन की सरकार है संजय जी, तो मैं उम्मीद करूं कि आपके कार्यकाल में वो दलपत सागर अपने असली स्वरूप में आ जाएगा। निश्चित रूप से उसमें हम बड़ा काम करेंगे। हमारे नेता भी चिंतित हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी, माननीय विधायक जी भी हैं, वो भी चिंतित हैं। तो एक निर्णय बड़ा लेकर हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बस्तर के कलेक्टर हुआ करते थे तो मैं भारतीय जनता पार्टी में, गणेश शंकर मिश्र जी, उन्होंने एक नारा दिया था, स्वच्छ बस्तर सुंदर बस्तर, एक लाइन में कि धूल मुक्त जगदलपुर कब होगा वो? देखिए, जब तक ड्रेन टू ड्रेन रोड नहीं बन पाती, अगर धूल मुक्त करना है तो आपको नाली से नाली रोड बनाना पड़ेगा और सफाई में मतलब स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम भी इस चुनाव कैंपेन में गए, धूल के संबंध में काफ़ी बातें हुई, उस दिशा में स्वच्छता हमारा पहला मिशन होगा और स्वच्छता जब के तरफ आगे बढ़ेंगे तो शहर जो जगदलपुर धूलपुर कहा जाने लगा है वो धूल से मुक्त भी होगा। आप स्वच्छता की बात कर रहे थे संजय जी, स्वच्छता रैंकिंग में भी हम पीछे हैं। मतलब इसमें मैं ये नहीं कहता, मैं बाकी पिछले हफ्ते मेरी मीनल चौबे जी से बात हुई थी इसी में, तब भी मैंने उनसे कहा कि सब काम सरकार नहीं करती, कुछ जिम्मेदारी हम नागरिकों की भी होती है।
लोगों को कैसे मोटिवेट करें? ना वो ऐप पे वो अपना रैंकिंग देते हैं, ना सफाई, गीला कचरा और सूखा कचरा पे हम इसी पे अभी तक जद्दोजहद कर रहे हैं। तो वो लोगों को हमको मोटिवेट भी करना है, लोगों को प्रेरित करना है, जागरूक करना है कि भाई अपना शहर को अपने घर जैसे साफ रखें। तो उसके लिए आपको बड़ा कैंपेन चलाना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए, ये जो विषय है, स्वच्छता रैंकिंग में सुधार बिना जनता के सहयोग के संभव नहीं है। इस संबंध में हम कई अनेक संगठनों से बात की है। बस्तर परिवहन संघ है, बस्तर का एक बड़ा संगठन है, बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, रोटरेट क्लब है, इनर व्हील क्लब है, पतंजलि है, श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव जी का भी संगठन है। ऐसे कई संगठन हैं, कई समाज हैं, कई लोगों से लगातार बात चल रही है। बहुत जल्दी जगदलपुर में हम इन सब लोगों को इकट्ठा करके इनसे बात करेंगे, इन सब का सहयोग लेंगे और हर वार्ड में अवेयरनेस कार्यक्रम चलाएंगे 1 महीना। लोगों से भी पूरी तरह से गीला कपड़ा और सूखा कचरा अलग अलग करके दें, उसके लिए एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे। मुझे लगता है कि हम एक अच्छे आंदोलन करने में सफल होंगे सबके जन सहयोग से, और फिर इस नाते हमारी रैंकिंग भी सुधरेगी और शहर भी साफ होगा। शहर में एक और जो समस्या आती है वो है पेयजल की। अमृत मिशन योजना का काम तो ठीक है चल रहा है, लेकिन अभी भी जो मेरी जानकारी है 12 वार्ड में अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। देखिए, दुर्भाग्य से 10 साल कांग्रेस की सरकार जगदलपुर नगर निगम में रही। अमृत मिशन जब चालू हुआ तब से लेकर आज तक कांग्रेस की सरकार वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले तक रही। इन्होंने राजनीतिक कारणों से कि मोदी जी की जय जय हो जाएगी, अमृत मिशन को पूरा होने नहीं दिया। और आज देखिए, इतने सालों के बाद भी वहाँ पे 60 से 70% ही काम हुआ है। 12 वार्ड आज भी पाइपलाइन से छूते रह गए हैं। हमारा माननीय मंत्री जी श्री अरुण साहू जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुआ इस संबंध में कि उसमें राशि फंड भी खत्म हो गया है, तो उसको बढ़ाकर कुछ 40-50 करोड़ रुपए का फंड बढ़ रहा है। उन सब की मांग भी की गई है और जितना काम हो गया उसमें बहुत जल्द अमृत योजना का पानी भी सप्लाई हो जाए, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। गर्मी सामने है, लेकिन हम पुराना जो काम हुआ है उसको भी अगर ठीक ढंग से कर पाएंगे तो 50 से 60% जनता के पास पानी पहुंच जाएगा। ये भी बड़ी बात होगी। लेकिन पूरी तरह से 100% लोगों को पानी मिले, उसकी कार्य योजना बनाकर आगे काम करेंगे। अच्छा, उसमें सबसे दिक्कत ये देखी गई है संजय जी, बाकी शहरों में भी हमने देखा है कि जहाँ पे वाटर लेवल अच्छा है, रिचार्ज है, वहाँ पे पाइपलाइन बिछा दिया गया है, जबकि जहाँ पे ड्राई एरिया है वहाँ पे अभी तक के पाइपलाइन नहीं बिछाया गया है। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये कि अभी भी बहुत से लोग जो है पानी के लिए वंचित है। निश्चित रूप से पानी की बड़ी समस्या है और नगर निगम जगदलपुर में तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस प्रकार से काम होने थे, देखिए बोर नित्य कोई ना कोई बोर सूख जाता है और नए बोर में पानी आता नहीं है। ज़मीन के अंदर पानी है नहीं उतना जितना होना चाहिए था। तो ये हमारे लिए चैलेंज है। तो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे तत्कालीन बोर भी कराएंगे। हम भी उतना जल्दी से शुरू हो जाए उसके लिए भी काम शुरू कर दिया है। तो एक आध साल 2 साल लोगों को दिक्कत होगी, परंतु निश्चित रूप से अब पूरी तरह से 100% अमृत योजना चालू करके लोगों को 24 घंटे 7 दिन पानी देना निश्चित करेंगे। अच्छा, पानी सप्लाई की बात कर रहे थे। जो जगदलपुर शहर है वो पानी सप्लाई के लिए इंद्रावती नदी पर पूरी तरह निर्भर है, और इंद्रावती नदी जो है कई बार सूख जाती है और एक आज शायद इंटेक वेल है। तो उसके लिए आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था सोचा? आपने कुछ प्लान बनाया कि कैसे पानी हम जगदलपुर के लोगों को दें? देखिए, 2 इंटेक वेल है वहाँ पे जी। एक इंटेक वेल जो पहले से सप्लाई होता था, जो पूरे नगर को सप्लाई देता था। अब अमृत योजना का भी इंटेक वेल है, बड़ा इंटेक वेल है। वो जगदलपुर की कैपेसिटी के हिसाब से पर्याप्त है। रहा सवाल इंद्रावती में पानी का, तो उस संबंध में भी दोनों राज्य सरकार या भारतीय जनता पार्टी की हो गई हैं, बड़ी बैठकें हो रही हैं। और हमारा जो मानना है कि जहाँ पे अभी वाटर डैम बनाया गया है, एनीकट जो बनाया गया है, उससे पहले एक बैराज बनाने की आवश्यकता है। वो बैराज बन जाएगा तो पानी का स्टोरेज भी होगा और शहर को हम पूरे अच्छे ढंग से पानी भी पिला पाएंगे। उस संबंध में भी माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी से बात हुई है। वो देने को के प्रति मतलब उन्होंने आशा व्यक्त की है कि मैं इसको जल्दी दूंगा। एस्टीमेट तैयार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस सीजन में हम बैराज के वक्त काम शुरू करेंगे। अच्छा, जगदलपुर में एक और खासियत है कि वो चौराहों का शहर है। अंग्रेजों के समय की बसाहट रही है, लेकिन अब चूंकि शहर का विस्तार हो रहा है, सभी जगह पे लोग आ रहे हैं, गाड़ियां बढ़ गई है, कार बढ़ गया, तो ट्रैफिक भी आज नहीं तो कल वो समस्या आएगी। तो उस शहर को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करें, इसके लिए भी आपने कुछ प्लान किया है क्या? देखिए, ये बात तो सही कि पुराना जो जगदलपुर है वो बहुत अच्छे मास्टर प्लान से बनाया गया था। चौराहों का शहर कहा जाता है और बहुत चौराहे जगदलपुर में है। परंतु जो बसाहट बाद में हुई वो बहुत तितर बितर बेतरतीब हुई है, जो बेतरतीब हुई। हाँ, बेतरतीब हुई और उसका मतलब भुगत भी रहे लोग उस संदर्भ में। परंतु जगदलपुर ठीक ढंग से व्यवस्थित हो। आज
10 साल में एक भी टीएनसीपी की रोड जो कांग्रेस को बनाना चाहिए था सरकार में थे, मास्टर प्लान की जितनी रोड थी 10 साल से बनी नहीं है। तो ऐसे टीएनसीपी के भी हमारे पास 11 से 17 रोड हैं अलग अलग। अगर ये सब बन जाएंगी तो ट्रैफिक भी डिवाइड होगा, ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक होगी। चौड़ीकरण का जहाँ तक मतलब जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे चौड़ीकरण भी करेंगे, परंतु टीएनसीपी की जो रोड आज हैं मास्टर प्लान में, अगर वो बन जाएंगी तो इसका भी बड़ा लाभ जगदलपुर शहर को मिलेगा। तो कुछ क्या एक और नया मास्टर प्लान की ज़रूरत है अभी शहर को? और नए मास्टर प्लान की ज़रूरत है, लेकिन पुराना मास्टर प्लान है जो उसमें भी अमल कर लें तो काफ़ी हद तक व्यवस्था समस्या हल दूर हो जाएगी। अच्छा, अभी बजट पेश किया हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने, नगरोत्थान के लिए 500 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं शहरों के उत्थान के लिए। आप चूँकि अब महापौर बन गए, शपथ ले लिए हैं, कुर्सी संभाल ली, आपकी क्या उम्मीदें थी बजट से, और आपको लगता है कि इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपके जगदलपुर शहर को? देखिए, अभी 500 करोड़ का जो है वो पूरे प्रदेश के लिए है। उसमें हाँ। जगदलपुर शहर को कितना मिलेगा अभी क्लियर नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि इससे पहले जो एक साल में माननीय अरुण साहु जी ने पूरे प्रदेश में लगभग 7,500 करोड़ के काम सैंक्शन कराए हैं, तो वो और ये मिलकर एक अच्छा विकास नगरीय निकाय नगरीय क्षेत्रों को हो पाएगा, उसकी पूरी संभावना है। अच्छा, पर्यटन की दृष्टि से भी पूरा बस्तर जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, और पर्यटकों के लिए जगदलपुर एक प्रवेश द्वार है। एक चिंता के विषय थे, कंसर्न का था जब मैं लोगों से वहाँ बात कर रहा था कि जो वहाँ पे जो पर्यटन कार्यालय है वहाँ पे वो भी प्राइवेट लोगों को दिया हुआ है, पर्यटन विभाग के कुछ जिम्मेदार लोग वहाँ पे नहीं हैं। तो ऐसा कुछ व्यवस्था हो सके कि लोगों को बेहतर जानकारी मिल सके, कुछ जिम्मेदारी या जवाबदेही वहाँ पे हो सके, ऐसा कुछ आपने प्लान किया है? जगदलपुर में आज पूरे देश भर से अच्छे पर्यटन, बल्कि विदेशी पर्यटन भी आते हैं, और ये बात निश्चित रूप से सही है कि राजनीतिक कारणों के कारण पर्यटन के जो ऑफिस को बंद करके दूसरे लोगों को दे दिया गया है। इस संबंध में भी पर्यटन मंत्री से बात करके उसको फिर से चालू कर सके, उसकी मतलब उसके संबंध में बहुत जल्द बात करेंगे और कोई ना कोई रिजल्ट पे पहुंचेंगे। अच्छा संजय जी, आप नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तो होता है ना कि मैं अगर आदमी सोचता नहीं कि मैं अगर महापौर बन गया तो मैं ये काम करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा शहर के लिए। अब चूँकि आप महापौर बन चुके हैं, तो आपके ऐसे कौन से 5 ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसको आप चाहेंगे कि यार मैं जगदलपुर की ये मुझे करना है, वो वैसे कोई 5 काम? देखिए, नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं लगातार आंदोलन करता रहा, जनता तक लोगों की आवाज़, जो भ्रष्टाचार को उजागर करता रहा। नगर निगम, देखिए मूलभूत जो काम है वो तो बहुत आवश्यक हैं, जैसे पानी लोगों के घर तक पहुंचे, ये भी हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट में है। सफाई स्वच्छता की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारा नाम अव्वल हो वो भी है। दलपत सागर हमारे लिए, दलपत सागर है, गंगा मुंडा है, जो पुराने जलाशय हैं उसमें किस प्रकार से पानी फिर से पेयजल पीने लायक हो जाए या निस्तार लायक कम से कम हो जाए, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। पार्क है, पार्किंग है, सुलभ सुविधाएं हैं लोगों को, पिंक टॉयलेट्स हैं। देखिए सब दिशा में, इवन जो हमारी सरकार ने जो सिटी बसेस चालू की थी वो भी बंद हो गए हैं। सिटी बस जो स्टाफ बने थे वो भी बर्बाद कर दिए गए हैं। तो नगर निगम में काम करने को बहुत कुछ है। पहले तो जो हमारे जो धरोहर थे जिनको कांग्रेस ने 10 साल में बर्बाद कर दिया, जो अच्छे थी, उनको भी ठीक करना है, उनका भी सौंदर्यीकरण करना है, उनको भी फिर से संरक्षण करना है, देना है, आगे बढ़ाना है। तो सभी आयाम में कुछ ना कुछ काम करते हुए जगदलपुर शहर को स्वच्छ जगदलपुर, स्वस्थ जगदलपुर और सुंदर जगदलपुर, विकसित जगदलपुर के रूप में कल्पना करके हम आगे काम करेंगे। जी, आप चूँकि आप महापौर बन चुके संजय जी, जगदलपुर के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या अपेक्षा है? लोगों की तो बहुत से आपसे अपेक्षाएं, उम्मीदें हैं, आपकी जनता से क्या उम्मीदें हैं? मैं जनता से इतना उम्मीद करता हूँ कि स्वच्छता की रैंकिंग में जो हमारे स्वच्छता दीदियाँ आती हैं उनका सहयोग करें, ऑटो में कचरा दें और सेग्रीगेट करके दें, सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग करके प्रत्येक घर से, बल्कि किराएदार भी 6-7 रहते हैं, वो लोग नहीं देते हैं, तो 100% कचरा हमारी स्वच्छता दीदी को दें। और अगर कोई कचरा फेंकता है या कुछ गलत करता है तो उसको भी प्यार से समझाएं। मैं इतना अपेक्षा अपनी जनता से करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ में जगदलपुर के महापौर संजय पांडे जी, जिन्होंने स्वराज एक्सप्रेस के माध्यम से ये आश्वासन दिया है, ये आश्वस्त किया है कि दलपत सागर जो वहाँ की ऐतिहासिक धरोहर है उसको बिल्कुल नए स्वरूप में और सौंदर्य से भरपूर और जलकुंभी मुक्त करेंगे। शहर को धूलपुर जो कहा जा रहा है उसको धूल मुक्त करेंगे, और लोगों से ये भी अपेक्षा की है कि लोग स्वच्छता के रैंकिंग में जगदलपुर को नंबर 1 बनाए, बेहतर बनाए। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।